कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते ना, बहुत ही कम। हो सकता है एक भी सवाल ना पूछा जाए। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर एनसीईआरटी में अपने को डेरिवेटिव्स दे रखा है ना, डेरिवेटिव्स या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम एमओडी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट बोर्ड में डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो सवाल जो आएंगे मेनली वो कहाँ से आएंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी के अंदर तो वैसे कोई सवाल है नहीं, बट एग्जाम्पलर के अंदर कुछ सवाल दे रखे हैं। तो एग्जाम्पलर में जैसे सवाल दे रखे हैं कुछ सोल्व कर लेंगे हम, तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बात करें कि इसका वेटेज कितना होगा, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का अप्रोक्स 10 नंबर का वेटेज था, 10 सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मिला के, डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव का पार्ट होगा, तो 8 से लेके 10 मार्क्स, इन दोनों से मिला के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ ऑप्शनल होंगे ना, 20 में से 16 करने होंगे, तो वैसे मान लो आपको छोड़ना हो, कोई सवाल नहीं आया हो तो छोड़ सकते हो। बट वो वाला कॉन्टिन्यूटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं जो छोड़ना पड़े। टफ सवाल बनेंगे ही नहीं ना यहाँ से, तो बहुत इजी बनेंगे। तो पहले थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे कॉन्टिन्यूटी का एंड डिफरेंशियबिलिटी का, फिर इसके सवाल सोल्व करेंगे, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की थ्योरी करेंगे, देन उसके बाद उसके सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे, है ना। आज वाला लेक्चर यदि आपने देख लिया, समझ लिया और ये सवाल सोल्व कर लिए, तो सवाल सोल्व हो जाएंगे। बोर्ड में जो भी सवाल पूछा जाएगा इजीली हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से समझे तो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होगा। मतलब ग्राफ्स के लिए, किसी फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी का बात करें तो ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी नाम से ही पता लग रहा है। ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। जैसे ये ग्राफ बनाया किसी का भी मैंने, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा। इस तरह से कोई ग्राफ बना दिया, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ होने चाहिए। अब जैसे एक ग्राफ में बनाऊं, मान लो इस तरह से, ये इस तरह से बनाया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करना, ग्राफ किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंटरवल पे ब्रेक करने का मतलब वो फंक्शन क्या नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे इसको। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे भी हो सकती है, इंटरवल पे भी हो सकती है। उसी तरह से कंटिन्यूटी हमें चेक करना हो तो कंटिन्यूटी हम पॉइंट पे भी चेक करेंगे और इंटरवल में भी चेक करते हैं, या ऑल द रियल नंबर में भी हमें चेक करने को पूछी जा सकती है। ठीक है। तो जैसे मान लो हमें किसी पॉइंट पे कोई भी एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है ये चेक करना हो, जैसे इस तरह से बोला है ना। अब आपको यहाँ तो ग्राफ बनाया हुआ है तो दिख रहा है क्लियरली कि ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बट हमें हर एक्सप्रेशन का ग्राफ तो दिया भी नहीं होगा ना, हम बना सकते, है ना। तो एफ एक्स को देख के बताना हो, किसी फंक्शन को देख के बताना हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसका क्या तरीका होगा। उसके लिए अपने को किस चैप्टर में चलना पड़ेगा, लिमिट्स में चलना पड़ेगा। तो मतलब लिमिट्स आपको अच्छे से आता होगा तो कंटिन्यूटी में तो कोई फर्क, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जैसे कि लिमिट्स के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो इस पॉइंट पे बात करें x इक्वल टू ए पे, तो लिमिट्स में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो उसका मतलब तो हम क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं उससे, कि उस पर लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए और राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए यदि बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं वहां पे, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अब हमें तो क्या डिस्कस करना है कि वो एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये जो पॉइंट टूटा हुआ है इस पॉइंट को फिल कर दे हम किसी भी तरह से, इस पॉइंट को मैं फिल कर दूं तो क्या बात बन जाएगी हमारी। अब इसको फिल करते ही यह ग्राफ आपको किस तरह का दिखेगा, कंटिन्यूअस दिखेगा, है ना। इस पॉइंट को फिल कर दे, जो पहले टूटा हुआ था या ब्रेक कर रहा था, इस पे वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूं। मान लो इस पॉइंट पे वैल्यू बी आ रही है, तो मैं एफ एक्स को इस तरह से
डिफाइन कर दूं कि x इक्वल टू जब a होगा तो वैल्यू b आ जाएगी, तो इसका मतलब फिल करना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब fx क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जो ए की वैल्यू है वो भी किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड में जो भी सवाल आए उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यदि हमें मान लो चेक करना हो कि गिवन एफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे यदि बराबर है तो वो एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला सवाल तो ये पूछेंगे। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ सकते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो किसी अननोन की वैल्यू पूछ लेंगे। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस दे दिया हमें, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, बराबर है। उनको बराबर रखो और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, किसी भी फंक्शन एफ एक्स को कब कंटिन्यूअस बोलेंगे, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, एक्स सी पॉइंट की बात करें तो एक्सटेंडिंग टू सी पे जो लिमिट की वैल्यू है वो एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ रही है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, लिमिट यदि एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर है। तो हमें हर सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी होती है ना। वो लिमिट कब निकालनी होती है, जब किसी पॉइंट से पहले फंक्शन कुछ और हो और उस पॉइंट के बाद कुछ और हो, है ना। उस पॉइंट पे ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ टूटा हुआ हो, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। हर बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। और वो वैल्यू एफ ऑफ सी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस एच लिख दिया, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये लिखा हुआ है राइट हैंड लिमिट, और ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू सी पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही बात बता रहा हूं मैं, कोई भी एफ एक्स हमें गिवन है, कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक करना हो, तो उस फंक्शन को देखो, यदि उस पॉइंट पे वो ब्रेक कर रहा है तब तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी। जैसे मान लो आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये मान लो एफ एक्स दे रखा है, और आपको एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एफ ऑफ टू की भी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, बराबर हो गया, बात खत्म। बट यदि हमें एफ एक्स इस तरह से दे रखा हो, एफ एक्स की वैल्यू x प्लस टू है जब x लेस देन वन है और x ग्रेटर देन वन पे है 4 माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी लगा देते। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वन पे यदि हमें चेक करना हो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमें वन से पहले यदि आप देखोगे तो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू, वन के बाद देखोगे तो एफ एक्स क्या है, 4 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी एक्स इक्वल टू वन पे, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू वन पे, और एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो देख बराबर आ रहा है क्या, ये वैल्यू निकाले तो वन पे कितना आ जाएगा, वन से पहले पे थ्री, वन के बाद थ्री, वन पे भी थ्री, बराबर आ गया, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है, कब डायरेक्ट लिमिट निकालनी, ये बात समझ में आ गई ना। हर सवाल में अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हमें लिमिट्स आनी चाहिए, तो थोड़ा सा लिमिट को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। आती होगी तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, कुछ थ्योरम्स लिखी हुई है। देखो, लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू यदि एल है, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालें और उसकी वैल्यू कुछ वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है एल, और जी एक्स एम आ जाता है, तो यदि हमें एफ एक्स और जी एक्स की कंबाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे।
जैसे मान लो हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस कोस एक्स निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, तो आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स इसको अलग निकाल सकते हो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोस एक्स अलग कर सकते हो, है ना। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की फॉर्म में हो तो उनको अलग अलग किया जा सकता है प्लस माइनस के अंदर, मल्टीप्लाई में भी किया जा सकता है, डिवाइड में भी किया जा सकता है उनको अलग अलग। एक चीज का ध्यान रखना है बस, जो डिवाइड में हो वो वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, यदि वो जीरो बन रही है तो उसको फिर अलग अलग नहीं कर सकते हम, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस में हो चाहे माइनस में हो दो फंक्शन, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, उनको अलग अलग लिमिट लेके भी उनको सोल्व किया जा सकता है। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया वो, जैसे मान लो आपसे पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 साइन एक्स निकालना है ना, तो 3 को आप बाहर ले लो, 3 का कोई रोल नहीं, आप इसकी लिमिट निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको बाहर डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, वेरिएबल का होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कभी भी मान लो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस प्लस मल्टीप्लाई माइनस की फॉर्म में दे रखे हो और होल पे लिमिट निकालनी हो तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो आप, है ना। कंप्लीट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ मेथड्स जो बोर्ड के लिए काम में आएंगे, बस वही बता रहा हूँ अभी। बोर्ड्स में लिमिट निकालने के लिए कुछ मेथड्स काम में आएंगे। पहला क्या आएगा, फैक्टर करके, फैक्टर करके हम लिमिट निकालें। जैसे हमारे पास एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्सटेंडिंग टू 2 पे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है क्या, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म होगी है। तो x 2 रखने पे ऊपर वाला भी 0 बन रहा है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी 0 बन रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है x इक्वल टू 2, कि x माइनस 2 उसका क्या है, एक फैक्टर है। x इक्वल टू 2 किसी भी एक्सप्रेशन में रखें और वो 0 हो जाए तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से हम क्या बोलते हैं, x माइनस 2 उसका फैक्टर है। तो इसमें भी एक x माइनस 2 फैक्टर है, इसमें भी एक x माइनस 2 फैक्टर है। यदि हम दोनों को फैक्टर कर दें तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से 0 हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके फैक्टर तो हो जाएंगे ये, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे ये, फैक्टर कर दिया। अब ये जो था ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था अपने को, ये दोनों को क्या बना रहा था, 0/0 फॉर्म बना रहा था। तो फैक्टर करने से क्या होगा, कॉमन फैक्टर दिख जाएगा, कॉमन फैक्टर दिख गया तो उनको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो तो बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म में रहेगा ही नहीं। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे -3 और नीचे आ जाएगा -6, कैंसिल आउट किया तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो फैक्टराइजेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल फॉर्म दे रखी हो आपको, उसमें मैक्सिमम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक दिया होगा आपको, और 0/0 फॉर्म बन रही होगी तो पहला फैक्टर तो हमें डायरेक्ट ही पता लग जाएगा क्या है, एक फैक्टर पता लग गया तो दूसरा फैक्टर तो निकाल ही सकते हो आप इजीली। फिर उसके बाद है रेशनलाइजेशन करना, कभी कभी एक बार करना पड़ता है, कभी कभी एक से ज्यादा बार भी करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन करके भी हम लिमिट की वैल्यू, रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स दी होती है, तो ये तरीका भी होता है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रिगो के फॉर्मूले लगा के भी हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट्स निकालनी पड़ती है, ठीक है। अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन और यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट मतलब साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोस एक्स बाई एक्स का तो नहीं होता, टेन एक्स बाई एक्स होता है ना, ई की पावर एक्स -1/x होता है, ए की पावर x -1/x होता है, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट मैं आपको बताऊंगा, तो उन स्टैंडर्ड लिमिट का डायरेक्ट यूज करके भी हम लिमिट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस बार आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है, तो 0/0 फॉर्म दिखते ही आप लोपिटल रूल लगा सकते हो, है ना। 0/0 फॉर्म दिखे तो लोपिटल रूल लगा सकते हो। सब्जेक्टिव पेपर होता है, प्रॉपर मेथड से करना पड़ता आपको, तब नहीं लगा सकते थे, अब तो लगा सकते हो ना, ऑब्जेक्टिव है, आंसर से मतलब है।
तो l'Hopital रूल का यूज कब करोगे? जब 0/0 फॉर्म दिखे आपको या इन्फिनिटी फॉर्म दिखे, तो l'Hopital रूल का यूज करके हम लिमिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कुछ मेथड्स है जो बेसिक आपको काम में आएंगे। जब सवाल सोल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा किस किस तरह से अपने को सोल्व करना है। स्टैंडर्ड लिमिट्स, साइन थीटा बाई थीटा, जब थीटा टेंडिंग टू 0 हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिए थीटा भी टेंडिंग टू 0 है, ये क्वांटिटी भी 0 बन रही है, ये क्वांटिटी भी 0 बन रही है। तो ये जो तीनों क्वांटिटी है एक ही जैसी दिखनी चाहिए। आपको क्लास में बताए रखा है मसाला, याद है ना? तो ये टेंडिंग टू 0 होने पे ये भी 0 बनना चाहिए और ये भी 0 बनना चाहिए, तब जाके इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना? अब इसमें आप इस तरह से कभी कंफ्यूज मन होता होना, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई है, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे 1 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 1 0/0 ही रहा है। देखो साइन पाई भी 0 होता है, पाई माइनस पाई भी 0 होता है, बट ये क्वांटिटी 0 नहीं बन रही यहाँ पे। ये यहाँ पे जो x है ना वो 0 बनना चाहिए। कब? जब एक्सटेंडिंग टू पाई हो, तब लगाएंगे हम इसको। जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते समझ में आया ना? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है थीटा टेंडिंग टू 0 पे टेंड नहीं कर रही है। क्या क्या हो गया इसमें? अब जैसे मान लो x टेंडिंग टू 2 लिखूं और ये यहाँ पे मैं साइन x माइनस 2 लिख दूं और x माइनस 2 लिख दूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये कितना बन रहा है? 0। अंदर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है और 0/0 फॉर्म भी बन रही है। तो इसको मैं यदि वो क्या करूं, मैं सिंप्लीफाई करूं तो वापस ये फॉर्म बन सकती है, क्योंकि x माइनस 2 को मैं यहाँ एक्सटेंडिंग टू 2 है, तो x माइनस 2 को यदि मैं थीटा ले लूं तो x माइनस 2 टेंडिंग टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x माइनस 2 को यदि थीटा मान लो तो थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, तभी तो x टेंडिंग टू 2 होगा। तो यहाँ थीटा टेंडिंग टू 0 हो गया, यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है कि कब अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइन एक्स बाई एक्स दिखा कर दिया। अब इस तरह से लिख दे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन एक्स बाई एक्स, तो ये भी 1 नहीं होगा, ये भी 1 नहीं होगा, ये साइन 1/1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना ही नहीं रहा है। तो ये चीज आपको 10 में भी ध्यान रखनी है। टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है कब? जब थीटा टेंडिंग टू 0 हो। तो आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब ये क्वांटिटी किसी को भी टेंड कर रहा हो तो ये 0 बनना चाहिए और ये भी 0 बनना चाहिए और ओवरऑल वैल्यू 0/0 आनी चाहिए, तब हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। a की पावर x माइनस 1/x में भी जो यहाँ x लिखा हुआ है सेम वही होना चाहिए। यदि यहाँ x की जगह 2x है तो यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? 2x बनाना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा की जगह मान लो 3 थीटा लिख दिया तो साइन 3 थीटा बाई नीचे भी क्या होना चाहिए? 3 थीटा ही होना चाहिए। नहीं है तो बनाएंगे, है ना? इसी तरह से a को मैं e से रिप्लेस कर दूं तो सेम वही बात है, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। ये e की पावर 3x माइनस 1/x लिखा हुआ है, तो मुझे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करते टाइम ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है आपको। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू होती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसको भी डायरेक्ट यूज करना है। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, जो क्वांटिटी यहाँ होगी वही क्वांटिटी यहाँ होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनका डायरेक्ट यूज करेंगे सवालों के अंदर। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए यूज करना था। इस बार बोर्ड का जो टर्म वन है वो भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सवालों को सोल्व करने में। अदरवाइज यदि सब्जेक्टिव होता तो फिर इसको ट्रिगो का यूज करके सिंप्लीफाई करते, 1 माइनस कोस थीटा लिखते, साइन में कन्वर्ट करते, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अब यहाँ पे x बदलता रहेगा, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा यूज करते हैं, साइन और टेन वाली से ज्यादा इसका यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे x यदि किसी से बदलता है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो यहाँ पे x किससे बदला, 4x से, तो यहाँ पे x 4x से बदलेगा। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर लिख देंगे, कंप्लीट x को 4x से बदलने पे क्या होना चाहिए, 16x स्क्वायर होना चाहिए। 4x का स्क्वायर कितना होगा, 16x स्क्वायर होगा। तो 16 से डिवाइड किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 16 से, 16 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये जो क्वांटिटी है ये कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 16। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 8। इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है। बताओ देखिए आंसर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस 3x अपॉन 2x स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ। 1 माइनस कोस 3x अपॉन 2x स्क्वायर दे रखा है अपने को, फाइनल आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। 9/4 या 9/2 या 9, सबका आना चाहिए आंसर, एक दो के आंसर से काम नहीं चलेगा। देखो निकालना हो आंसर तो सिंपल है, 1 माइनस कोस 3x अपॉन 3x का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर तो पहले ही है, 2 को एज इट इज लिख दिया और 9 से मैंने डिवाइड किया, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/2। 1 माइनस कोस 3x अपॉन 9x स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 9/2। क्या आंसर आया, क्या यही बताया था आपने, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। लोपिटल रूल कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपको 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म दिखे तो यूज कर सकते हो। बस ये बात, एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, या लंबा डिफरेंशिएशन नहीं बनना चाहिए। तो इस मेथड में क्या होता है देखो, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मान लो हमें दे रखा है x³ माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2x। क्या है, 0/0 फॉर्म दे रखी है, तो 0/0 फॉर्म दे रखी हो तो यहाँ पे लॉपिटल रूल का हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए, है ना। तो 0/0 फॉर्म हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर आ गया -1, यहाँ पे 4x³ प्लस 2 आ गया। अब क्या एक्सटेंडिंग टू 0 पे हट रहा है, 0 रखेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो एक ही बार हमें लॉपिटल रूल लगाना पड़ा, कभी कभी 2 बार भी लगाना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो रूल है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपके काम में आएगी। डायरेक्ट इसका रिजल्ट ध्यान में रखोगे तो बोर्ड में सवाल दे दिया तो ये अच्छा सवाल बनता है वैसे, बट आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, कैसे निकालते हो, तो ये बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। जैसे साइन एक्स माइनस 10x अपॉन x³ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट तो लग नहीं रही, तो या तो आप ट्रिगो का यूज करके इसमें सोल्व करो। बन क्या रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, बट हमें ये भी पता है कि नीचे x को हटाने के लिए, क्योंकि लॉपिटल में जब नीचे 0 बनना बंद होगा तभी बात चलेगी, तभी काम चलेगा। तो x³ का कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x³ को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर 6x आएगा, फिर 6 आएगा, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 बार डिफरेंशिएट करने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स लिखी हुई है। मल्टीप्लाई में होती ना तो ज़्यादा दिक्कत होती, फिर 3 बार डिफरेंशिएट करना। तो इसमें लोपिटल रूल भी आप लगा सकते हो। देखो लगाते हैं तो आंसर क्या आता है। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर वाले को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 3x²। ठीक है। नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट करें तो कोस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। सीकेंड का कितना हो जाएगा? 2। पहले तो सीकेंड स्क्वायर का करेंगे तो 2 सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का क्या हो जाएगा? सीकेंड एक्स 10x अपॉन क्या बन जाएगा? 6x। अब आप फिर डिफरेंशिएट ना करो तो भी काम चल जाएगा अपना। वैसे कैसे काम चलेगा? अलग अलग कर दूं मान लो तो साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म बन गई इधर। इधर सीकेंड एक्स इक्वल टू 0 पे ये कितना बन रहा है? 1 1 बन रहा है ना। सीकेंड 0 कोस 0 1 होता है तो सेक 0 भी क्या होगा? 1। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो वहां 10x बच गया। ठीक है। तो इसको एक बार वैसे और भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो इसको हटा दो आप, क्योंकि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बना रहा है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1 1। तो इसको ना यूज करते हुए यदि मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स का तो क्या हो जाएगा? कोस, तो माइनस का माइनस रहेगा, -2। 10x का कितना हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या बन जाएगा? 6। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 -2 ये आएगा। बाई 6 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। और 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा होगा तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो एक रिजल्ट यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल सोल्व करना इजी हो जाता है लोपिटल की हेल्प से। यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में दिया होता, आपको पूरा करना होता, तो साइन कोस 10 को साइन में बदलते, फिर ट्रिगो का यूज करते, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते, तब जाके ये सोल्व होता। तो लोपिटल रूल कैसे यूज करना है समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लोपिटल रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। और if we have any other indeterminate form other than 0/0 and infinity/infinity, then we can convert that form to 0/0 और infinity/infinity। उनको कन्वर्ट करके फिर कब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे 0/infinity फॉर्म लिखी हुई है, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसको मैं इन्फिनिटी अपॉन 1/0 कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। और इसको मैं नीचे ले आऊं इन्फिनिटी को तो क्या बन जाएगा? ये है ना, 0/0 बन जाएगा ना। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म एक तरह से 0/0 भी लिखी जा सकती है। देखो 0 इंटू ये क्या है? 1/, ये जब सब कुछ जो है वो टेंडिंग टू है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 1/0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ 0 क्या है? टेंडिंग टू 0 है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में भी बनाया जा सकता है, 0/0 में भी बनाया जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, अब लिमिट्स की बारी खत्म, कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं, है ना। तो जैसे हमने लिमिट्स के अंदर पढ़ा था कि दो फंक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद दिए हुए हों तो उनकी मैं अलग अलग लिमिट्स निकाल दूं तो भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी यदि हम एल्जेब्राई कॉम्बिनेशंस की बात करें तो एफ एक्स और जी एक्स हमें दे रखे हैं कि कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस है, तो क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा क्या? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, देन फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो, या उनकी कोई पावर रेज कर दो, सारे ही सारे क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। तो जैसे मान लो आपसे पूछे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स कंटिन्यूस है, कोस एक्स कंटिन्यूस है,
तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इक्वल टू मान लो लिख दिया मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन। मोड एक्स कंटिन्यूस होता है ना, होता है कि नहीं होता, ऐसे ग्राफ बनता है। मोड एक्स माइनस वन का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों को जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या बनेंगे, कंटिन्यूस बनेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्लस करो चाहे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई में आ जाए आपको एफ एक्स आ जाए ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों ही क्या है, कंटिन्यूस है। ई की पावर एक्स भी और साइन एक्स भी, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड करने से भी नहीं पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होते ही नॉट डिफाइन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और एफ एक्स की पावर कुछ ले ली m बाई एन, जहाँ पे क्या दे रखा है, provided fx की पावर m by n is defined on an interval containing c and m and n are integers, ये integers होने चाहिए, तो fx की पावर भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस। पोलिनोमियल्स की बात करें, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको पता ही है ना। तो पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, continuous, always continuous in R, all the real numbers। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आपको कोई भी पोलिनोमियल दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है। पी एक्स दे दिया एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, ये मैंने आपको पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय पोलिनोमियल, पी एक्स बाई क्यू एक्स मान लो, इनको डिवाइड कर दो। तो ये कब कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, पी एक्स से कोई दिक्कत नहीं होगी जब जब क्यू एक्स जीरो होंगे, जब जब क्यू एक्स मतलब डिनोमिनेटर जब जब जीरो बनेगा उन पॉइंट पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होएगा। तो हमें कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा होगा उन उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो जैसे छोटे से एग्जांपल की बात करूं तो ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, नीचे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जीरो बन रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, कितने हो जाएंगे, 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो पॉइंट काउंट करने हो तो कर सकते हो, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे 0 हो रहा हो, चाहे 1 हो रहा हो, चाहे 2 हो रहा हो, डिनोमिनेटर जब जब 0 हो रहा हो तब फर्क पड़ेगा। क्लियर बात। तो पॉलिनोमियल्स के लिए हो गया, रेशनल नंबर्स के लिए हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, cos x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, tan x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नहीं, जहां जहां पे ओड मल्टीपल्स, तो r में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये r में कॉन्टिन्यूअस होगा, ये r में कॉन्टिन्यूअस होगा, ये r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस होगा। सवाल को यदि थोड़ा सा घुमा के पूछ ले आपसे कि क्या 10x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, यस, और आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि 10x कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये पॉइंट्स हो गए जहां जहां पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएंगे
π/2, 3π/2, 5π/2, वहाँ क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो कॉन्टिन्यूस होने का जो इंटरवल है वो ये हो गया। आर में से उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो। कोट एक्स, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, जहां जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां वहां पे दिक्कत होगी। तो ये हो जाएंगे r माइनस एन पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू। फिर बात करेंगे सीकेंड की, तो सीकेंड में 1/कोस आ जाता है, तो 10 में और सीकेंड का सेम ही इंटरवल होगा जहां जहां पे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे भी नीचे क्या आ रहा है, कोस, यहाँ पे भी नीचे क्या आ रहा था, कोस। तो कोस एक्स जब जब 0 हो रहा है तब तब दिक्कत थी। तो ये सवाल तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना, 10 का, कोट का, सीकेंड का, कोसेकेंड का, ये सवाल आपको डायरेक्ट पूछे जाने हैं। 4 ऑप्शन में बस आपको इस तरह से वैल्यूज दी होगी, तो ये याद कर लिया तो देखते ही टिक मार्क कर दोगे आप। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कोस तो ऑल द रियल नंबर्स में कॉन्टिन्यूस होते हैं। 10x इस इंटरवल में, कोट इसमें, सीकेंड, तो इन दोनों का, तो इन दोनों को ध्यान कैसे रखोगे, डिनोमिनेटर में जिन जिन के सेम वैल्यूज आ रही हो, जैसे इसके डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, तो इन दोनों का जो इंटरवल होगा कॉन्टिन्यूटी का, या जो भी पॉइंट्स होंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के, वो सेम होंगे। कोट के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, कोसेक के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो उन दोनों का जो इंटरवल होगा सेम होगा, जहां जहां पे वो कॉन्टिन्यूस होंगे या डिसकॉन्टिन्यूस होंगे। अब है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। इस पे ज्यादा सवाल पूछेंगे नहीं, मान लो बेसिक सवाल पूछ ले आपसे कि साइन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस ऑफ साइन एक्स के बारे में बताओ कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, या कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यदि एफ एक्स और जी एक्स, जैसे एफ ऑफ जी एक्स लिखा हो ये, तो यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और उन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो बस ये ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक यूज आएगा इसका तो कॉम्पोजिट के अंदर। तो यदि दोनों कॉन्टिन्यूस है तो कंप्लीट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। ये वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी ध्यान रख सकते हो। जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पे ये x है, x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पे -x है, तो ये कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, बस सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं पूछेंगे, पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पे होगा। तो क्या करना होता है आपको, इन दोनों को बराबर रख देना होता है। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और आपको बोले कि इंटरवल बताओ जहां पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो r में से 0 0 पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ बाकी इंटरवल पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। अब कभी कभी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं कि इंटरवल में बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो जैसे कि पहला क्या है, एफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी, ओपन इंटरवल है ना। तो ए टू बी ओपन इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूस होगा वो, जब वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ए और बी इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे यदि वो कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स ए टू बी इंटरवल में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो क्लोज इंटरवल में ए से बी ओपन में तो होना ही चाहिए, ए से बी ओपन में तो होना ही चाहिए, उसके अलावा इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट, ए के ऊपर राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब वो पूरे इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट के साथ कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। बीच में तो होना ही होना चाहिए। एंड पॉइंट पे भी ध्यान रखना है, एंड पॉइंट पे ध्यान इस तरह से रखना है, जैसे मान लो एक ग्राफ, मान लो यहां से यहां तक है, कहां से, ए से लेके बी तक है, तो बीच में तो दिख रहा है ये। एंड पॉइंट पे चेक करना है, तो एंड पॉइंट पे कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाती है, यहाँ पे मान लो इस तरह से कर दिया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, है ना, यहाँ पे होल लगा दिया और यहाँ पे डॉट कर दिया, तो ये क्लोज ब्रैकेट में क्या कॉन्टिन्यूस है, नहीं, क्योंकि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है कि नहीं इसके लिए। तो इसीलिए हमें एंड पॉइंट पे चेक करना है। सबसे कम वाले पे तो क्या देख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट देख सकते हैं ना, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट तो देख नहीं सकते,
तो राइट हैंड लिमिट देख ली यहाँ पे, तो वो एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। जो ग्राफ बनाया मैंने उसके लिए तो नहीं है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये मान लो कुछ सी आ रही है और ये वैल्यू मान लो डी है, तो ये तो अलग अलग है। एफ ऑफ ए तो सी है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है, डी है। तो इस तरह से हमें एंड पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, किसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर अपने को बस दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। कोई भी एफ एक्स कब डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल में क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना। डिफरेंशिएबल का मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स एक तरह से क्या होती है, स्लोप। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप, है ना। तो स्लोप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी में मान लो सवाल आ भी जाता है तो ऑब्जेक्टिव का तरीका भी बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे करना है। और वैसे आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एफ डैश ए प्लस का मतलब क्या होता है, यदि हमें x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो ये होता है, किसी भी पॉइंट पे कोई एफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डैश, किसी पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एफ डैश ए माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ अपॉन माइनस एच, यही होगा। और एफ डैश ए प्लस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ जीरो प्लस लिख सकते हैं वैसे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, है ना, फॉर्मूले ध्यान रखने, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। जब एक दो सवाल सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से अपने को उन सवालों को सोल्व करना है, इतनी कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस होता है, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी के अंदर तो इसका कोई सवाल है नहीं कि इस फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, बट एग्जाम्पलर में सवाल है तो सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपन कर लेंगे, क्या दिक्कत है करने में। तो डिफरेंशिएबिलिटी का इतना ही पार्ट है, सवाल आएंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवालों पे आते हैं, बहुत ही इजी से सवाल पूछे जाएंगे। देखो क्या है, द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स जब एक्स जीरो ना हो, के जब एक्स जीरो हो, इज कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए, ऐसे लिख लो आप। यदि x इक्वल टू जीरो पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, यस। अब यदि हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है तो क्या जीरो से पहले और जीरो के बाद अलग अलग है क्या, एफ एक्स अलग अलग है क्या, नहीं है। अलग अलग नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। तो लिमिट निकाल देते हैं x इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स की, क्या साइन एक्स बाई एक्स प्लस क्या है कोस एक्स, और इज इक्वल टू जीरो में क्या है के। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, दो का प्लस है तो प्लस है, तो मैंने क्या बोला अलग अलग निकाल दो। साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1, जीरो पे कोस जीरो कितना होता है 1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, बहुत ही इजी से सवाल पूछे जाएं। एफ एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आगे बोला है कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, कौन कौन से पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो 4 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 1.5 इंटीजर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स,
ये दोनों के दोनों ही फंक्शन इंटीजर्स पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इंटीजर्स पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो तीन ऑप्शन क्या थे, इंटीजर्स थे, एक ऑप्शन इंटीजर नहीं है, तो 1.5 पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। पॉइंट पे पूछा है तो बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ एक्स कॉन्टिन्यूस, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जिसको हम इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट x ही तो होता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे, है कि नहीं। तो हमें पूछा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे हमें एफ एक्स बताना है कॉन्टिन्यूस होगा, कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो 1/x की वैल्यू 1/x कितने पॉइंट्स पे होगा, जैसे 0.1 पे भी तो कॉन्टिन्यूस है, 0.2 पे भी है, 0.3 पे भी है, 0.9 पे भी है, 1 पे नहीं होगा, है ना, 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाता है। 2 पे नहीं होगा, बट इस तरह के कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। यदि इसके लिए बोले कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आंसर नहीं हो सकता। 10x कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, देखो पहला ऑप्शन तो पाई का मल्टीपल है, ये भी पाई का मल्टीपल है। सी ऑप्शन में देखोगे एन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। ये फिर से देखो, वैसे तो पाई/2 का मल्टीपल है, बट एन की वैल्यू 2 होते ये क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो इसमें सारी वैल्यूज नहीं है, एक्स्ट्रा वैल्यूज भी है। पाई पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 पे दिक्कत होती है। तो 2n+1 पाई/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मॉड cos x की वैल्यू बतानी है, एफ एक्स क्या है, मॉड cos x है, तो cos x का ग्राफ पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको। cos x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2, इस तरह का ग्राफ बनता है ना, 2 पाई, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x। अब मोड लगाना हो तो मोड लगाने से जो इसके इनपुट यहाँ पे मिल रहे थे अपने को नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव रहेंगे, नहीं, क्या हो जाएंगे ये, तो वैसे ग्राफ क्या बन जाएगा अब इसका, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर आएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकें तो ग्राफ से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही चेक की जा सकती है। कहीं ये टूट रहा है क्या, तो एफ एक्स क्या होगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल का नहीं बोल सकते अभी, कॉन्टिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंशियबिलिटी यदि आपने ग्राफ बना लिया तो बहुत ही इजीली चेक कर सकते हो, कॉर्नर नहीं बनने चाहिए, यहाँ पे देखो कॉर्नर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये इस तरह से बनेगा तो ये क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहे, इन पॉइंट्स पे ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये कौन से पॉइंट है, n पाई है या 2n+1 पाई/2 है, 2n+1 पाई/2 है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा। cos 0 ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे होता है, तो आंसर हमारा सी होगा, बी नहीं होगा। मोड साइन एक्स होता तो बी ऑप्शन हो जाता। मोड साइन एक्स में क्या होगा, साइन 0 कब होता है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे 0 होता है। क्लियर है बात, कर सकते हो ऐसा सवाल, कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ बना के देखना है। बताओ, ये सवाल तो सोल्व कर ही लिया हमने। मोड एक्स और मोड x-1 के बारे में पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। मोड एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, मोड x-1 भी क्या होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो हर पॉइंट पे होगा क्या, तो यहाँ तो कुछ ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन देखो, कंफ्यूज करने के लिए फालतू x = 0 एज वेल एज x = 1 एज वेल एज क्या लिखा हुआ है,
x इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, और हर पॉइंट पे होगा ये तो। 0 और 1 क्या हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स द फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। ये वैल्यू क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x, और इधर क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 to 1 देता रहेगा ये। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, k। तो कौन सी वैल्यू होगी k की, 1। k की वैल्यू 1 हो सकती है। ऑप्शन में हमें नन ऑफ दिस भी तो दे रखा है। हमें क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स द फंक्शन कॉन्टिन्यूस। क्या k की वैल्यू 1 रखने से ही हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्या, क्योंकि इधर तो वैल्यू -1 से 1 फ्लक्चुएट करेगी, तो 1 के बराबर हमेशा कैसे होगी। तो ना तो अच्छा 8 भी लिखा हुआ है, 8 कहाँ से आ जाएगा, 1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। क्योंकि यदि k की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या 1 -1 से 1 की सारी वैल्यू के बराबर होता है क्या, नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों आएगा, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स। यहाँ पे हमें एफ एक्स क्या गिवन है, मॉड x -3 cos x। अब इसके बारे में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात पूछी है यहाँ पे। तो इस तरह के सवालों में हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस फॉर्मूले से नहीं निकालना। आप क्या करो, इस फंक्शन को डिफाइन कर दो, कैसे, मोड हटा के। तो जब x 3 या 3 से बड़ा होगा तो ये मोड किसके साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और ये जब 3 से छोटा होगा तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अरे समझ में आई कि नहीं आई बात। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूं। इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार x -3 को एज इट इज रखा, cos x को डिफरेंशिएट किया तो -sin x। एक बार cos x को एज इट इज रखा और x -3 को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। नीचे डिफरेंशिएट करो तो 3 - x को एज इट इज रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -sin x आ जाएगा। cos x को एज इट इज रखा तो -1 आ जाएगा। अब f डेस 3 पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो x इक्वल टू 3 पे ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये कितनी वैल्यू दे देगा, cos 3। ये क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 3 पे ये कितना हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है क्या, नहीं है। तो x इक्वल टू 3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके अलावा सारे पॉइंट्स पे हो जाएगा। तो अब ये सवाल तो हमने सोल्व कर लिया ना। इस तरह के जितने भी सवाल पूछे जाएं आपसे, वो सारे के सारे बिना सोल्व किए आंसर कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो, एफ एक्स इक्वल टू मोड x -a इज इक्वल टू इधर साइन x लिखा हो, कोस x लिखा हो, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, तो जब जब ये जीरो बन रहा होगा ना, उस पॉइंट पे ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे, है ना। इस तरह का एक सवाल और भी आएगा तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। कौन से पॉइंट पे क्या होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो बन रही है, उस पॉइंट पे वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल आगे। अगला सवाल क्या है,
एफ एक्स दे रखा है, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है बता सकते हो? सिंपल सा बताया था। एफ एक्स में जब डिनोमिनेटर जीरो हो तभी दिक्कत हो सकती है अपने को। जब क्या हो, डिनोमिनेटर जीरो हो तभी दिक्कत हो सकती है। तो 4x माइनस एक्स क्यूब जब जब जीरो होगा तब तब क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। x कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक तो x की वैल्यू जीरो आ गई, एक टू आ गई, एक माइनस टू आ गई। इन तीनों पॉइंट पे क्या है, वो जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर। जब जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब तब क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या, देखो किया था अभी इस तरह का सवाल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स मॉड 2x माइनस वन, और इधर साइन एक्स लिखा है। ये कब जीरो बनेगा, 1/2 पे। तो 1/2 पे क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 1/2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 1/2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऐसे देखते ऐसे सवालों को चेहरे पे अलग सी क्या आएगी, मुस्कान आएगी कि नहीं आएगी? मजा आ गया ऐसे सवाल। अगला क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, है ना। तो इसका भी ग्राफ बना लेंगे अपन। ग्राफ नहीं बनाना आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मॉड को तो डिफाइन करना आता है। एक्स जीरो से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स के साथ खुलेगा, और एक्स जीरो से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा। अब जीरो पे चेक करो दोनों वैल्यूज क्या आ रही है। ये वैल्यू 1 आ रही है, ये कितनी आ रही है। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या नहीं है। कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा ना, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सही बात बोली है। बस ये सिंपल तरीका है, आप शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव तरीका, सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में ऐसे करो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। यदि डिफरेंशिएबल होना होगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे, डिफरेंशिएबल होना होगा तो बराबर आ जाएंगे। चलो जी, अगला सवाल किसका है, कॉन्टिन्यूटी का है। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। कब, जब x जीरो के बराबर ना हो, और x इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स क्या होना चाहिए जिससे ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो मान लेते हैं कि k होना चाहिए, मान लेते हैं k वैल्यू होनी चाहिए तब जाके हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो मतलब k के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू के। अब x इक्वल टू जीरो पे ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये क्वांटिटी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो किसी भी क्वांटिटी को -1 से 1 की एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। हमेशा ही जीरो मिलेगा। के कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, जिससे कि एफ एक्स क्या बन जाए, एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस बन जाए। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है π/2 पे, तो m और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो लिमिट निकालनी पड़ेगी ना हमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ओ π/2 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इस फंक्शन को तोड़ा गया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ से यूज करेंगे ना हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट m π/2 प्लस 1 आ गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में बस लाइट लिमिट ही पुट वैल्यू पुट करनी है। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस n, और एफ ओ π/2 तो यहीं से यूज करना है अपने को। तो वो तो वैल्यू वैसे ही हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो m π/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा n। साइन π/2 कितना होता है
1, 1 से 1 कट गया, m पाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2n। ऐसा कुछ दिया है क्या? m की वैल्यू 1 हो तो n 0 होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो गलत है, ये लिखा हुआ है ना 2n इक्वल टू m पाई, ठीक है बस। m और n दोनों पाई बाई 2, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? m की वैल्यू पाई बाई 2 और n की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो बराबर ही नहीं आएगा ये। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों को देख के आपको। खत्म चैप्टर। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी तरह के सवाल पूछे जाने, कर लोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मूले के साथ। सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ध्यान रखना है यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। एक्स क्या होगा, क्या लिखा है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स कुछ बिलोंग्स टू आर की तो कोई, एक्स बिलोंग्स टू आर क्यों, मतलब एक्स में तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है ना। एन होना चाहिए रियल नंबर, वेरिएबल नहीं होना चाहिए ना, कांस्टेंट होगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि नहीं करते? बस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ए की पावर एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स एल एन ए। ए को ई से रिप्लेस कर दे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। लॉग मॉड एक्स का क्या होगा, 1/x होगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद log x विद बेस a हो। देख, जल्दीबाजी में मत करना, यहाँ पे जो बेस है ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस कितना होगा इसका, e बेस ना हो तो पहले उसको बेस e बनाएंगे। जैसे मान लो log x विद बेस 2 लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा, पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, बेस चेंजिंग थ्योरम से मैं क्या लिख दूं, log x विद बेस e और log 2 विद बेस e लिख देंगे। इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी, x ऊपर रखा 2 नीचे रखा, और जो हमें नया बेस चाहिए वो लगा दो दोनों पे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। और यदि इसको मुझे ऊपर लेके जाना है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो log e विद बेस 2 अपॉन x इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ देख लो। जो हमने a लिया है यहाँ पे 2, वो यहाँ आ गया, e यहाँ पे आ गया। तो ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो आप, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइन। तो सीओ से स्टार्ट होने वाले होते हैं ना ये, इनके नेगेटिव लगता है, बाकियों के पॉजिटिव, तो ऐसे ध्यान रखो। सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो। कोई भी कांस्टेंट हो कितना ही बड़ा हो, है ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, डायरेक्ट जीरो कर देना है। अब है डिफरेंशिएट करने के, डेरिवेटिव निकालने की अलग अलग थ्योरम्स, अलग अलग मेथड्स। सबसे पहला मेथड है प्लस माइनस में दिए हों, चाहे दो हों या दो से ज्यादा हों, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। दो हो या दो से ज्यादा हो, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट कितना भी बड़ा लिखा हो उसको बेचारे को बाहर निकाल देंगे और अंदर वाले वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अपने को ये कब अप्लाई करना है, जब 2 और 3 टर्म्स हो, बस इससे ज्यादा हो तो फिर उसका कुछ जुगाड़ आगे देखेंगे अपन, पढ़ा है ना आगे। 2 या 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो ही प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। वैसे तो मैं बोलूंगा कि 2 में ही लगाओ, 3 में लोग वाला मेथड यूज करेंगे अपन। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मान लो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, जैसे e की पावर x और साइन x। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो एक बार एक को साइलेंट करना है, पहले को साइलेंट कर दिया तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक साइलेंट तो दूसरा क्या करेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर दूसरे को साइलेंट करेंगे तो पहला क्या होगा, अब डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल काम करता है, एक को साइलेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को साइलेंट रखो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो। 3 में क्या होगा, ये मेथड ये चलता रहेगा। मान लो 3 के लिए लगाना हो, e की पावर x साइन x, और यहाँ पे x ले लिया, तीनों अलग अलग है। तो इसमें क्या करना है, एक को साइलेंट रखेंगे कि दो को,
दो दो को साइलेंट रखना पड़ेगा। पहले इन दो को साइलेंट रखो, x को डिफरेंशिएट कर दो, फिर इन दो को साइलेंट रखो, साइन e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दो, फिर कौन से बच गए, e की पावर x और x इंटू ई की पावर x को साइलेंट रखो और साइन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये तरीका होता है थ्री मल्टीप्लाई में टर्म्स को डिफरेंशिएट करने का। नेक्स्ट है डिवीजन रूल या क्वेसेंट रूल, जिसमें डिवीजन होगा, जैसे मान लो साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को मान लो अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लो। प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करने के भी तरीके क्या है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया, कुछ कुछ नहीं बदलेंगे। जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो इसको आप वैसे लेके जाओगे तो एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप डिवीजन रूल को मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बट डिवीजन वाला ही लगा लो, कोई इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं। डिवीजन रूल क्या होगा, मान लो इसके लिए लगाना है तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इसी को एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन का हो गया cos x। अब ये कब से साइलेंट है, तो साइन x को एज इट इज रखा और x प्लस वन का डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आ गया, वन आ गया। तो यही रूल रखा, एफ एक्स बाई जी एक्स हो तो जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स को एज इट इज लिखा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स को एज इट इज रखा और जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है, क्या है देखो काम का है, y इक्वल टू यदि वन बाई एक्स लिखा हो, पहले तो ये बता दूं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो यदि y वन अपॉन एफ एक्स है तो डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये चेन रूल के बाद बताऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, है ना। पहले तो वन बाई एक्स फॉर्म का किया और फिर एफ एक्स का किया तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। चेन रूल क्या कहती है, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस दिए हुए हों तो चेन रूल का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन e की पावर x, है ना। तो यहाँ पे हमें चेन रूल यूज करना है। चेन रूल को यूज करने के लिए अपने को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। सबसे पहले बाहर वाले को, साइन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस। तो अंदर वाले को बेचारे को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आगे तो डिफरेंशिएट करना है। तो जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते तो अंदर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो। अब तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में e की पावर x को डिफरेंशिएट करके e की पावर x लिख दिया, लास्ट में x बचता है तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही वन हो जाता है। तो ये होता है चेन रूल, है ना। एफ ऑफ जी एक्स का करना है तो पहले एफ डैश जी एक्स करेंगे फिर जी का करेंगे, और इनसे भी ज्यादा हो, जैसे y इक्वल टू लिखा हो साइन e की पावर एक्स क्यूब लिखा है, तो पहले किसका करेंगे, साइन का, e की पावर एक्स क्यूब, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा कोस। फिर e की पावर एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आके रुक जाएंगे और सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, y यदि f ऑफ u हो, u f g ऑफ x हो, तो dy बाई डी एक्स क्या आता है, d को y को विद रेस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर दो, u को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। वो बात वही है, इतना कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस सिंपल प्रोसीजर ध्यान रखना है, बाहर से अंदर की तरफ जाते जाना है और डिफरेंशिएट करते रहना है। ठीक है, बस इसमें गलती यहाँ पे हो सकती है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ओनली इसी को करना है, अंदर वाले को छेड़ना नहीं है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है। e की पावर एक्स क्यूब में e की पावर x का डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, फिर एक्स क्यूब की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोग का यूज करना है डिफरेंशिएशन में, तो कब कब करेंगे, मैंने आपको बताया था जब हमें प्रोडक्ट और क्वेसेंट के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा दे रखे हों, है ना। जैसे मान लो आपको दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और क्या दे दें, साइन इनवर्स भी दे देता हूँ, लो कुछ भी दे दो ऐसे,
तो बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाए मल्टीप्लाई में, तो इसमें यदि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में, जैसे एक तो ये सवाल हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे ऐसे लिखा हो x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6। अब इस सवाल में आप डिवीजन रूल लगाओगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, फिर इसको लिखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन बनते हैं किसमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर, उनके अंदर हम क्या करेंगे, लॉग की हेल्प ले लेंगे। एक तो पहला तो ये, दूसरा कहाँ यूज लेंगे लॉग की हेल्प, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का तो हमने कर लिया था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर साइन एक्स लिख दिया। अब इसमें आप एक्स की पावर एन का फॉर्मूला थोड़ी ना लगा सकते हो, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करके उनको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो कुछ एक दो बेसिक सवाल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद भी रखना है, तो log लेके करेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log लेने से ये हो जाएगा log x रेज टू पावर x। log x की पावर यहाँ लगी हुई है तो ये कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसीलिए ही हम log लेते हैं। मल्टी जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और मल्टीप्लाई किस में आ जाता है, प्लस में। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है log लेने से, माइनस में। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x को मैंने साइलेंट रखा, log x का किया तो 1/x, log x को साइलेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, इससे ये कट गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, और y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, तो x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसको आप ध्यान भी रखोगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो आपको इस तरह से दे रखा है √x-1 x-2 अपॉन x-3, इसको डिफरेंशिएट करके निकालो क्या वैल्यू आएगी, फटाफट से सॉल्व करो। y दे रखा है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे होगा ये, ऐसे ही। ना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही।
चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको लिख लेंगे, स्क्वायर रूट है ना, तो सबकी पावर कितनी है, 1/2 पावर लिख ली। ठीक है, अब दोनों तरफ log लेंगे तो log y हो जाएगा क्या, log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का log, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो log a मल्टीप्लाई b क्या होता है, log a प्लस log b। तो इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, log x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस log x माइनस 2 की पावर 1/2 और माइनस में log x माइनस 3 की पावर 1/2। क्या हुआ, कहाँ -1, कहाँ -1, ठीक तो है। अब ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो 1/2 तो सब में से कॉमन ले सकते हैं, 1/2 1/2 1/2 तो आ जाएगा log x माइनस 1 log x माइनस 2 और माइनस का log x माइनस 3। अभी तक तो बस log लिया है ना, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/y dy/dx 1/2 log x क्या होता है, 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस का 1/x माइनस 3 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो dy/dx हो जाएगा, इधर y आएगा, y क्या है, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और 1/2 मल्टीप्लाई में है और इधर आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3। इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब यदि हम x और y में कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो y को इन टर्म्स ऑफ x ना लिख पाए, मिक्स लिखा हुआ हो, तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हो साइन y प्लस x इज इक्वल टू e की पावर x, है ना, तो यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखने में तो हर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं हो, है ना, y को इन टर्म्स ऑफ x आपको गिवन ना हो, उन फंक्शंस को यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो, dy/dx निकालना हो, ये लिखा हुआ हमसे पूछा जाए कि dy/dx कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा, कोस y, y को करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx, x को करेंगे तो, और e की पावर x को करेंगे तो e की पावर x, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x माइनस 1 कोस y। इस तरह से हम dy/dx निकाल लें। जैसे आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। फाइंड dy/dx, तो कैसे करोगे, क्या थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो e की पावर x प्लस वाई जो लिखा हुआ है ना, वो दिखावे के लिए लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है क्या, एक तरह से e की पावर x इंटू e की पावर y लिखा हुआ है, ये e की पावर x इंटू e की पावर y लिखा है, तो क्यों ना मैं इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, तो राइट हैंड साइड में तो 1 बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड में 1 बनेगा, e की पावर x से e की पावर x डिवाइड हो गया, 1/e की पावर y को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस वाई, e की पावर y को जब मैं e की पावर x इंटू e की पावर y से डिवाइड करूंगा तो e की पावर y कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/e की पावर x, e की पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x, क्या आ गया 1। अब डिफरेंशिएट कर दो तो इजी हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई माइनस माइनस का y डैश हो जाएगा या dy/dx हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस और y का dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, 1 का 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से इसको उधर ले जाऊं तो माइनस का y कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई डैश है ये। ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये e की पावर y माइनस एक्स। हमें y निकालना है, सॉरी y डैश निकालना है, तो आ जाएगा माइनस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक शॉर्टकट तरीका और होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है देखो, आपको क्या करना है, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, जितनी भी टर्म्स दे रखी है सबको क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके एक ऐसा एक्सप्रेशन बना दो एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें एक्स और वाई मिक्स्ड होंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी बनेगा एक्सप्रेशन नया उसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, ऊपर तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, वाई को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, नीचे विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दो और एक्स को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो देखो जो सवाल हमने इतने स्टेप्स में किया उसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। देखो उस सवाल को सोल्व करें हम, e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई, ये हम f ऑफ एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो माइनस y को कांस्टेंट रखना है और x को वेरिएबल रखना है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि e वैसे ही कांस्टेंट था, y को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस वाई, ई की पावर x, जैसे मान लो e की पावर x प्लस 1 हो, तो e की पावर x प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y तो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात, डिवाइडेड बाय, अब y को y के रेस्पेक्ट में करना है x को कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ e की पावर y आ जाएगा और माइनस का e की पावर x प्लस वाई आ जाएगा। ये आ गया, ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, e की पावर x कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e की पावर y, यहाँ से क्या कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें सेम चीज बनानी हो तो यहाँ से क्या बना सकते हैं हम, कैंसिलेशन कैसे होगा इसमें, कैंसिलेशन करना हो तो e की पावर x प्लस वाई को ही कॉमन ले लेते हैं ना, उससे बात बन जाएगी क्या। देखो इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखता हूं, तो माइनस तो लिखा हुआ है यहाँ पे, e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर y हो गया, यहाँ पे e की पावर y माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर y है ये लिखा हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई है ना, यही फर्क है बस, तो क्या कॉमन ले ले, e की पावर x एक्स वाई कॉमन ले ले, यहाँ से e की पावर x y पूरा कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x तो कॉमन ले लिया ना, माइनस वाई माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये तो फिर कंफ्यूजिंग हो गया ना। हाँ वो तो हाँ, अच्छा उससे भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ये तो लंबा मेथड पड़ गया वैसे ना, यहाँ पे क्या कि वैसे तो आंसर आ गया बट उस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में अपने को सिंप्लीफाई करना हो। तो या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू हमारे हमारे को पता थी, e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, e की पावर x प्लस ई की पावर y रख दो या तो, है ना, तो e की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस, ये सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा, यहाँ पे e की पावर y से e की पावर y कट गया, माइनस का ऊपर क्या बचा, माइनस e की पावर y और नीचे माइनस e की पावर, माइनस से माइनस कट गया, माइनस e की पावर, तो सब्स्टिट्यूशन वापस करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दोनों मेथड का यूज कर सकते हो आप, इस मेथड को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया या फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी होगी, उसको यूज करो आप। फिर है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, इसके सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इनवर्स फंक्शंस के हमें डेरिवेटिव निकालने हो या उनको डिफरेंशिएट करना हो, तो यहाँ पे उनको पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से
सब्स्टिट्यूशन करके x को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनको सिंप्लीफाई करना। जैसे मान लो आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, क्या लिख दे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो यदि आप यहाँ पे इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। तो सब्स्टिट्यूशन आपको किस तरह से करना है उसके भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले कौन से लगेंगे वो भी बताऊंगा। देखो सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन क्या है। यदि आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दिखे या बाहर दिखे, आप x को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, a साइन थीटा या a कोस थीटा। क्यों करोगे, क्योंकि a साइन थीटा या a कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करने से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर बनेगा तो साइन बन जाएगा। प्लस का साइन हो तो टेन और कोट में कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो ये करेंगे। ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स दिखे तो एक्स को क्या रखेंगे, ए कोस 2 थीटा रखेंगे या ए कोस थीटा, आपकी मर्जी है कोई भी रख सकते हो। उससे क्या होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका यूज हो जाएगा। और 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले भी काम में आएंगे। और कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे आपको, यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 10 में कितनी होती है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू 10 में कितनी होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, इसका भी यूज आएगा यहाँ पे। टेन 2 थीटा कितना होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला भी काम में आएगा यहाँ पे। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और टेन 3 थीटा कितना हो जाएगा, 3 टेन थीटा, आवाज रुक गया ना, टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनवर्स के सब्स्टिट्यूशन में काम में आएंगे। फॉर्मूले क्या होते हैं इनवर्स के, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कोस का इसका नेगेटिव हो जाएगा, टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोट का इसका नेगेटिव, सीकेंड का 1 अपॉन मोड एक्स रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने, इनका यूज लास्ट में करना है, सब्स्टिट्यूशन के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद। अब बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो एक्स को क्या रखोगे, टेन थीटा रखोगे। कैसे पता लगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, और यहाँ पे तो वैसे ही 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। हमें यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो आप साइन इनवर्स साइन को हटा सकते हो, आंसर कितना आ जाएगा, 2 थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और थीटा को रखो तो 2 टेन इनवर्स एक्स। बस अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है, y सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। आंसर आ गया। इस तरह से करना है अपने को, सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा तब जाके इनवर्स वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक वाला इजी कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्या दिया होगा, x की वैल्यू दी होगी f ऑफ t, मतलब t वेरिएबल में या t पैरामीटर में, y भी t में दिया होगा, और आपको पूछा क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंपल तरीका,
x को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, y को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आपकी मुट्ठी में dy बाई dx आ जाएगा, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। वही कहानी यहाँ लिखी हुई है। यदि y dy बाई dx निकालना है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दो, dx के साथ नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक में आपको यही करना है। अब उसमें एक्सप्रेशन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रिगो का भी कभी कभी यूज आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर। अभी तक हम जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। अब मान लो आपको बोल दिया कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू कोस एक्स, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कोस एक्स, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो पूछा क्या आपको, du बाई dv। तो यहाँ पे x पैरामीटर हो गया एक तरह से। पिछले सवाल में t पैरामीटर था तो xy दे रखा था, यहाँ पे u v नए मान लिए तो x पैरामीटर हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू क्या है, v तो है, यहाँ से क्या निकालना है, du बाई dx, यहाँ से क्या निकालना है, dv बाई dx, दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल रखना है। पहले को u मान लो, दूसरे को v मान लो, u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को du बाई dv लिखते हैं, du बाई dx यहाँ से निकल जाएगा, dv बाई dx यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो। तरीका एग्जैक्ट वही है, f डैश x और g डैश x, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे लिख दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कभी आपको लिखा दिखे कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, तो इसका मतलब dy बाई dx पूछा है, वो कंफ्यूज नहीं होना ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज अनदर टर्म यूज फॉर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं, dy बाई dx भी लिखता है, y डैश भी लिखते हैं, और d1 कैपिटल D भी यूज करते हैं ना इसके लिए। d1 मान लो लिख दिया y इस तरह से, इसको y1 भी लिखते हैं, dy तो कम लिखते हैं, y1 y2 y3 भी लिखते हैं, y1। ठीक है, तो लिखने का तरीका y डैश dy बाई dx और y1। एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर, वो हम हायर डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो आएगा, आ गया। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया। तो y इक्वल टू यदि एफ एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम f डबल डैश x भी लिखते हैं, y2 भी लिखते हैं और y डबल डैश 2 भी लिखते हैं। इसके लिखने के तरीके, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, f ट्रिपल डैश x, y ट्रिपल डैश y3, ये लिखने के इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एक टाइप जो वैसे टाइप्स में नहीं आता, एक टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बनती है, याद आ रहा है कुछ, इनफाइनाइट सीरीज के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, वो वैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आते नहीं है, तो उसका एक सवाल मैं बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू आपको दे रखा है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ऐसे करके इन्फिनिटी तक लिख दिया। तो इन सवालों को कैसे सोल्व करना है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस, यहाँ से देखोगे तो वापस वही y दिखेगा, बस कॉन्सेप्ट तो ये होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy बाई डी एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ है 2y और उधर आके -1 अपॉन कोस एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 2y -1। तो ये वाली चीज रिपीट करने वाली हो, उसको आप जहां से रिपीट करना स्टार्ट कर दे उसी को वापस y लिख दो और सिंप्लीफाई कर दो। चलो जी, सवालों पे आते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। कुछ कुछ सवाल दे रखे हैं।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सीकेंट टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है। तो यहाँ पे बाहर सीकेंट दे रखा है, अंदर टेन इनवर्स दे रखा है। तो अंदर वाले को सीकेंड में कन्वर्ट कर दे तो सेक और सीकेंड इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स को सीकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको मान लिया थीटा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, एक्स। टेन थीटा हो जाएगा एक्स। टेन थीटा एक्स है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो सीकेंड क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, बेस कितना है इसका, वन। तो थीटा वापस कितना हो गया, सीकेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट सीकेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हट जाएगा तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, किसकी वैल्यू, वाई। अब हमें डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना है। जल्दीबाजी में कभी ऐसा मत करना कि इसी को लिख दो कि इतनी देर से सॉल्व तो कर रहे हैं तो जो वैल्यू आई होगी वो डिफरेंशिएशन की आई होगी। वाई डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट बात ये यूज नहीं की, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। वन बाई एक्स का तो लिख लिया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। तो इसमें चेन रूल लगेगी, रूट एक्स हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये तो हमने रूट का किया, अंदर क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इससे ये कटा, आंसर आ गया एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स वाले में पहले चेंज करेंगे फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का यहाँ सवाल आ गया, बताओ, चलो कोई ना, कर लेते हैं इसको भी। एफ एक्स दे रखा है टू एक्स, जी एक्स दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, और एफ एक्स दे रखा है अपने को टू एक्स। अब आपको बताना है कि कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस है, यही है ना। तो एफ एक्स और प्लस को जोड़ेंगे तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होंगे, एफ एक्स माइनस भी होगा, एफ एक्स जी एक्स भी होगा। जी एक्स बाई एफ एक्स करे तो नीचे क्या आ रहा है, जी एक्स बाई एफ एक्स में क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन फोर एक्स हो गया, तो ये जीरो होने पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। नेक्स्ट है log वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log के अंदर तो अपने को सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, यहाँ इनवर्स होता तो करते। तो इसको सोल्व करने का तो सिंपल तरीका होगा या कुछ और तरीका होगा, डायरेक्ट कर दे डिफरेंशिएट इसको। y दे रखा है log, तो y इक्वल टू वाई डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है, वन बाई एक्स। तो इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको डिफरेंशिएट करना हो जाएगा ये तो फटाफट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लिखा एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स। वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर एक कट गया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, टू एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस का भी कॉमन आ रहा है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर और वहां हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, इससे ये कट गया, वन और वन टू, टू एक्स इंटू टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स अपॉन, कहाँ आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दिया हमने, तो ये भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस फोर एक्स अपॉन वन माइनस, क्या है कहीं ऑप्शन में, बी ऑप्शन आ गया। तो इसको तो ऐसे कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम एक मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसको तो अभी अभी किया है, इसको तो अभी अभी हमने सोल्व किया ना, जब ये प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स बन रहा था, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, याद है किसी को, cos x अपॉन टू वाई माइनस वन वैल्यू थी,
देख लेते हैं। ये रही cos x अपॉन 2y-1, तो ये इन्होंने खुद ही मेहनत करके दे दिया ना, अपने से मेहनत नहीं करवाई। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स 2x² - 1 विद रेस्पेक्ट टू कोस इनवर्स x है। इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, v। तो u लिखेंगे अपन कोस इनवर्स 2x² - 1। तो पहले हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना भी पड़ेगा। कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो x को सब्सिट्यूट किससे करेंगे, कोस थीटा से। x को कोस थीटा से सब्सिट्यूट करेंगे तो कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो आ गया कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, हट गया तो 2। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा, किसको माना हमने, x को, ये रहा। तो थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x। तो du/dx कितना हो जाएगा, माइनस का 2/√1 - x²। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, इसको तो डायरेक्टली करना है, तो इसको v माना तो कोस इनवर्स x dv/dx कितना हो जाएगा, -1/√1 - x²। 1 और 2 को डिवाइड कर दे तो क्या आंसर आएगा, 1 और 2 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 ही आएगा क्या, बस है ऑप्शन, यस। ठीक है, तो इनवर्स वालों को सब्स्टिट्यूशन करते ही बहुत इजी काम हो जाएगा। तो ट्रिगो के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यदि यहाँ साइन होता तो यहाँ क्या लिखा होता, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, कोस होता तो भी, हाँ कोस होता ना, तो साइन में देना होता तो क्या लिखते, 1 - 2x² लिखते। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ पे 1 - 2x² लिखा होता तो हम क्या करते, उसको x को साइन थीटा सब्सिट्यूट कर लेते। नेक्स्ट, x t² है, y t³ है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो उसके लिए dx/dt कितना हो जाएगा, 2t। dy/dt कितना हो जाएगा, 3t²। तो dy/dx कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे इसको डिवाइड कर दो ना, एक t कट गया, 3t/2 आ गया। अब क्या करें, अब दोबारा कर दे, किसके रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, पहले कर दे। चलो पहले करके दिखाता हूं, d²x/dt²x 2 आ जाएगा, d²y/, अब दोनों को डिवाइड करो, क्या हमें जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां से देखो, d²y/dx² चाहिए, यहाँ पे ये बना है, दो बार नहीं कर सकते पहले। इसी में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहीं से करें, कैसे करूं बताओ, विद रेस्पेक्ट टू, हाँ वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। इसको विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दूं, x कर दें। तो इसको विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आ जाएगा d2y/dx²। इसको विद रेस्पेक्ट टू यदि मुझे x करना है तो dt/dx लिखना पड़ेगा। विद रेस्पेक्ट टू x बोला करो खुद से, नहीं तो गलत हो जाएगा। अपन तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो आंसर तो लिखा होगा। अब dt/dx की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, dt/dx कितना है, 1/2t है। तो कितना हो जाएगा, तो ऐसे आंसर आएगा ये। विद रेस्पेक्ट टू करो तो ध्यान रखना, यहाँ वेरिएबल कुछ और है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पे ये तो आ जाएगा, बट इधर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पे dt/dx लिखना पड़ेगा, 1 नहीं लिख सकते। ऑप्शन पहला इसीलिए तो वेट कर रहा है आपकी।
है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी को 1 करते ही काम खराब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। लास्ट सवाल, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरी तरफ से तो काम हो जाएगा। u और v दे रखा है, du बाई डी निकालना है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें। पहले तो du बाई dx निकालने के लिए पहले u को सोल्व करें अपन, तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10x कर देंगे दोनों में ही। x को यहाँ पे 10 अल्फा ले लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, u साइन इनवर्स 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, तो u कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया, तो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स x, ये आ गया u। v को सोल्व करना है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, तो v को ले लेता हूं, x को, सॉरी v को तो क्या लेंगे, x को लेंगे क्या, x को लेंगे 10, अल्फा लिया था तो इधर बीटा ले लेते हैं, तो v हो जाएगा 10 इनवर्स 2 10 अल्फा 2 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, कितना हो जाएगा, 10 2 बीटा हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 हटा 2 बीटा, ये भी क्या हो जाएगा। अब इनको तो डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम ही तो आएगी, तो इसको डिफरेंशिएट करो फिर डिवाइड करो, क्यों मेहनत करनी इतनी, dv बाई डी एक्स सेम ही वैल्यू दे देगा अपने को, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने टाइम के अंदर अंदर, है ना, एग्जैक्ट, हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो अलग से चैप्टर होता है, जेई में तो अलग पढ़ते हैं, बट बोर्ड्स के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ही डेरिवेटिव्स दे रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा सवाल ना तो दे रखे ना पूछे जाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ना, और एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उनको रिवाइज कर लेना और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दे देना।